किसी क्या को हो, ब्रेन ट्यूमर कैंसर है? शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ होने पर, पाँव में भी यदि चोट लग जाए जी, तो सर में दर्द हो सकता है। समझ नहीं पाते आजकल, गूगल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गूगल भी डायरेक्ट कैंसर से रिलेट कर देता है कोई भी बीमारी को। यदि कोई सीरियस बीमारी है जी, तो सिर्फ झाड़ फूक के सहारे रहने से तो खतरा ही होता है। क्या कोई गलत खान पान से ऐसा होता है, या इससे कैसे बचा जा सकता है? या ब्रेन छोटा भी होने लगता है, ब्रेन में जो डिजेनरेटिव एट्रोफिक चेंजेस बोलते हैं वो भी होने लगता है। कैसे पता लगाए कि हमें ब्रेन ट्यूमर हुआ है, और किन के पास जाए? डिपेंड करता है कि वो कैंसर है या नहीं। उसके लिए जैसा मैंने बतलाया, MRS। ब्रेन जो है छोटा वाला ज्यादा काम करता है, बड़ा वाला काम करता है, ऐसा क्या मिथ है लोगों में? कई बार उसका इलाज ही संभव नहीं हो पाता है, इलाज होता भी है तो उससे पूरी तरह से ढंग से रिकवरी नहीं होती है। लोग डर जाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर मतलब कैंसर, इसलिए इलाज कराना छोड़ देते हैं, अब तो बचेगा ही नहीं। 80% केसेज में वो ट्यूमर कंट्रोल में आ जाता है। क्या ब्रेन ट्यूमर एक बार इलाज कराने के बाद फिर से दोबारा हो सकता है? किसी भी एज में, कई बार तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर ही ब्रेन से रिलेटेड ट्यूमर्स या इस तरह की चीजें होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, न्यूज हार्ट के हेल्थ मंत्रा में एक स्पेशल एपिसोड जो है, जो न्यूरो से जुड़ा हुआ है। न्यूरो से इसलिए जुड़ा हुआ है कि एक बिहारी डॉक्टर जो दिमाग खोलकर इलाज करते हैं दिल्ली में, उनसे ही ज्यादा बातचीत करेंगे। आखिर न्यूरो से जुड़ी बीमारी क्या 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 है, क्यों होती है ये बीमारी, क्या लक्षण है। डॉक्टर मनीष कुमार है, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर से हैं, और काफी दिनों से दिल्ली में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 2.5 दशक से ऊपर जो है इनका एक्सपीरियंस है। सर, लोगों का लक्षण क्या है? लोगों के सिर में दर्द होता है लगातार, वो बोलते हैं कि गैस से दर्द करता है, इससे दर्द करता है, झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं। क्या है इसके लक्षण सिर दर्द के? नमस्कार। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बिहार झारखंड के सभी निवासियों को प्रणाम करता हूं। और सर दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। जी, सर दर्द के कई कारण हैं। सर दर्द शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ होने पर, पाँव में भी यदि चोट लग जाए जी, तो सर में दर्द हो सकता है। सर का, ब्रेन का काम ही है न केवल शरीर का, बल्कि आसपास में भी यदि यदि आपके पड़ोस में कोई शोर हो रहा है तो भी आपको सर दर्द हो सकता है। अच्छा, यूजुअल बात है। अच्छा, सबको ये एक्सपीरियंस मेरी समझ से होता होगा। तो दिमाग का काम है आपको बतलाना कि आपके शरीर में या आपके आसपास में चीजें सामान्य नहीं है। जी, अब इसमें खतरे की बात क्या है वो हमें देखना होगा। जैसे पहले कभी सर दर्द नहीं हुआ हो जी, और एकाएक सर दर्द होता है बहुत तेज, साथ में उल्टी चक्कर आता है। जी, जैसे जो लोग कहते हैं कि दिन में तारे दिखना, अच्छा, यदि आंखों के सामने तारे दिखने जैसा धुंधला, चमक, हाँ, धुंधला या चमक, ये सब चीजें होती है और ऐसा पहली बार हुआ है तो जरूर से डॉक्टर से मिलना चाहिए, खासकर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से। जी, और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे सीटी स्कैन या MRI जरूर करवानी चाहिए। यदि वो नॉर्मल होता है तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद जो दूसरी बीमारियां पॉसिबल है उसके लिए इलाज होना चाहिए, होता है। लेकिन यदि सबसे पहली बार हुआ है तो जरूर से इलाज होना चाहिए। उसके साथ ही यदि ये लगातार चल ही रहा है, धीरे धीरे शुरू होकर बढ़ता जा रहा है, तो भी ढंग से उसका जांच होना चाहिए और उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए। ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन का इन्फेक्शन है या ट्यूमर है या मिर्गी की बीमारी है या स्ट्रोक है जिसको लकवा कहते हैं गांव में। इस सब तरह की बीमारियों का इलाज काफ़ी सीरियस होता है। उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। झाड़ फूक की जहां तक बात है तो मानसिक संतुष्टि के लिए वो कुछ दिनों के लिए चलेगा, लेकिन यदि कोई सीरियस बीमारी है जी, तो सिर्फ झाड़ फूक के सहारे रहने से तो खतरा ही होता है।
स्वास्थ्य की हानि, पैसे की भी हानि। आजकल तो झाड़ फूक भी मुफ्त में नहीं होता है मेरी समझ से। जी। पहले के जमाने में तो झाड़ फूक मुफ्त में हो जाता था। बिहार में ऐसे कई लोग हैं झाड़ फूक के सहारे ही जी रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है, फिर डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, वही बात है कि लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी के लोग समझ नहीं पाते, आजकल गूगल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गूगल भी डायरेक्ट कैंसर से रिलेट कर देता है कोई भी बीमारी को। इससे कैसे बचा जा सकता है? उससे दो बातें, एक तो यदि स्कैन में कोई ट्यूमर या इस तरह की बीमारी आती है जी। तो कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो एमआरआई में बतला सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है, ये कैंसर है या साधारण गांठ है या इन्फेक्शन है। इसका हम एमआरआई में एक स्पेशल टेस्ट होता है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरएस। ये बात आप अच्छा से जरूर बतलाइए लोगों को कि एमआरआई में एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको एमआरएस कहते हैं, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जहां भी 1.5 टेस्ला या उससे ज्यादा का एमआरआई है वहां ये टेस्ट होता है। अक्सर उसके लिए अलग से कुछ सॉफ्टवेयर लेने होते हैं, ज्यादातर ऐसे सेंटर्स में, एमआरआई सेंटर्स में होता होगा, मुझे लगता है होना चाहिए। इससे हमें ये तीन जो मेन कैटेगरी है कि साधारण गांठ है या कैंसर है या इन्फेक्शन है, ये एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाता है। फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये कैंसर है या नहीं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल लोगों के बीच रहता है कि क्या कोई गलत खान पान से ऐसा होता है, या इससे कैसे बचा जा सकता है, या क्या खाना पीना खाएं जो ब्रेन से जुड़ी बीमारियां या न्यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियां ना हो? देखिए, अच्छी आदतें तो अच्छे जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बुरी आदतें जैसे शराब या तंबाकू, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऐसे तो हार्ट और किडनी को भी, लेकिन निश्चित रूप से ब्रेन को बहुत बुरा असर डालती है। ट्यूमर या कैंसर तो बाद की बात है, लेकिन हमारे सोचने के तरीके और सोचने की क्षमता में तो तुरंत असर डालता है जी। ठीक है, तो इससे हमें जरूर बचना चाहिए। लंबे समय तक बुरी चीजों का सेवन करने से, बुरी आदतें होने से ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन छोटा भी होने लगता है, ब्रेन में जो डीजेनरेटिव एट्रोफिक चेंजेस बोलते हैं वो भी होने लगता है। और साथ में जब ये लंबे समय तक चलता है तो जैसे मेमोरी लॉस, इस तरह की चीजें होने लगती है। अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छा रूटीन जी, समय से सोना, समय से खाना, एक्सरसाइज, ये सभी तो निगेटिव बातों से बचना है और पॉजिटिव बातों को बढ़ाना है। ठीक है, कई लोगों में ये भी मिथ है कि ब्रेन जो है छोटा वाला ज्यादा काम करता है, बड़ा वाला काम करता है, ऐसा क्या मिथ है लोगों में? बड़ा और छोटे ब्रेन से लोग क्या समझते हैं ये जानना जरूरी है। हाँ, एक बात है कि जो ब्रेन है हमारा, वो उसको आप एक गोभी के फूल की तरह समझिए। अच्छा, गोभी के फूल की तरह? गोभी के फूल की तरह समझिए। उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है जो सफेद होता है, जो छाते की तरह है, उसमें जैसे छाता है, उसमें यदि एक आध छेद भी हो गया, मशरूम की तरह, मशरूम की तरह, तो यदि उसके ऊपर में एक आध छेद भी हो गया तो छाता थोड़ा मोड़ा काम कर सकता है। अच्छा, लेकिन यदि उसका जो डंडा है वो यदि टूट जाता है तो छाते का यूज करना बहुत मुश्किल होता है। गोभी का जो ऊपर का सफेद हिस्सा है उसमें यदि एक आध, कहा जाए स्पाइन से जुड़ा होना चाहिए या टूटे नहीं? स्पाइन से कनेक्शन जी, स्पाइन से जोड़ने वाला। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसमें शरीर के हर भाग के लिए काफी जगह है जी। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा अंगूठे के लिए है जी, उसके बाद जुबान के लिए है। इस तरह से शरीर के हर भाग के लिए, जैसे हमारे पार्लियामेंट में देश के हर हिस्से के लिए एक एक मेंबर है ना जी, वैसे ही दिमाग में भी शरीर के हर हिस्से के लिए एक एक मेंबर है। अच्छा। तो उसमें से एक दो यदि रिटायर हो गया या नहीं भी है मान लीजिए, तो पार्लियामेंट चलता रहता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए या जो जैसे अब पूरे देश में हड़ताल हो जाए तो इस तरह से उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें एक तो ये सारे इंफॉर्मेशन एक जगह
चले जाते हैं जी। एक पतले से, जैसे हाईवेज की तरह। जी ठीक है, जाम करना होता है तो लोग हाईवे जाम करता है, नहीं, जी लोग पार्लियामेंट में पहुंचे या नहीं पहुंचे, हाईवे हाईवे जरूर जाम करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उससे होकर सारा कुछ प्रवाहित होता है। जी तो जो हमारे ब्रेन से नीचे शरीर को कनेक्ट करने वाला जो सबसे पहला जंक्शन है, उसमें सिर्फ हाथ पांव या शरीर का नहीं, उसमें हमारे होश का, जी हमारे हार्ट का, जी हमारे सांस का, इस सब का कंट्रोल है, सबका रोल भी है। उस सब का कंट्रोल है। अच्छा। जैसे जब किसी को फांसी दिया जाता है, जी तो जब लटकाया जाता है तो गले की सबसे पहली हड्डी टूटकर और जो सांस का सेंटर होता है उसको दबा देता है, जी उसी से इंसान की मौत मौत होती है। ठीक है, वो कहाँ है? ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में है और गले के सबसे ऊपरी हिस्से में है। ठीक है, जी छाते का डंडा। जी ठीक है, या गोभी का फूल बोले तो गोभी का सबसे नीचे वाला हिस्सा। जी ठीक है, जो उसके तने से जोड़ता है। तो दिमाग, अब यदि नीचे वाले हिस्से को छोटा दिमाग कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में यदि थोड़ा मोड़ा ये रहता भी है, कोई बीमारी होती भी है तो काम चल जाता है। गोभी का एक छोटे से हिस्से में यदि कुछ सड़ा भी होता है तो लोग उसको काट कर बाकी के गोभी का यूज कर लेते हैं, लेकिन यदि नीचे में जड़ में ही सड़न हो जाए तो पूरा गोभी बेकार हो जाता है। तो ऐसे। ब्रेन ट्यूमर कैसे पता लगाए कि हमें ब्रेन ट्यूमर हुआ है और किन के पास जाए? हाँ, देखिए, ब्रेन ट्यूमर भगवान न करे किसी को क्या हो। ब्रेन ट्यूमर कैंसर है? सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है, अच्छा। लेकिन लोग डर जाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर मतलब कैंसर, इसलिए इलाज कराना छोड़ देते हैं, अब तो बचेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे ब्रेन ट्यूमर हैं जिनका इलाज है और उसके बाद लोग पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकते हैं। जी डिपेंड करता है कि वो कैंसर है या नहीं। उसके लिए जैसा मैंने बतलाया, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जी तीन टर्म एक ही चीज का अलग अलग नाम है, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म से लेकर फुल फॉर्म आपको बतलाया। ये टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर है या इन्फेक्शन है या साधारण ट्यूमर तो है। क्या ब्रेन कैंसर यदि होता है किसी को तो वो बच सकता है या फिर या इलाज संभव है ब्रेन कैंसर का? कैंसर यदि ब्रेन में हुआ है तो सारा ट्रीटमेंट, पहले सर्जरी करना होता है, फिर रेडिएशन, फिर मेडिसिन, ये सारा ट्रीटमेंट यदि हम पूरी निगरानी के साथ अच्छा से देते हैं तो सही दिमाग के किस हिस्से में है इसके ऊपर डिपेंड करता है। 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक इंसान का जीवन रह सकता है यदि कैंसर है तो। यदि साधारण ट्यूमर है तब तो नॉर्मल लाइफ रहेगा। क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज बिना चीर-फाड़ के या चीर-फाड़ के हो सकता है? क्योंकि आपने आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जो कहते हैं कि खोपड़ी खोल के इलाज करते हैं। नहीं, यदि ब्रेन ट्यूमर का साइज बहुत कम है, जी यदि 2 सेंटीमीटर से कम है सारे डायरेक्शंस में, तो उसका रेडिएशन से बिना ऑपरेशन के इलाज हो सकता है। 80% केसेस में वो ट्यूमर कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन यदि वो साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है तो रेडिएशन से उतना फायदा नहीं होता है। कुछ लोग तब भी करते हैं लेकिन उतना फायदा नहीं होता है, वो ट्यूमर बार बार परेशान करता है। ऐसे में पहले सर्जरी करके उस साइज को छोटा करके, यदि 2 सेंटीमीटर से कम का साइज हो जाए तो रेडिएशन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यदि वो कैंसर नहीं है तो। यदि कैंसर होगा तो भी रेडिएशन दिया जाता है, देना चाहिए, वो ट्रीटमेंट है, लेकिन कैंसर होने पर रेडिएशन के बावजूद भी वो फिर से आएगा। और कई सारे मिथ है, जैसे बिहार में देखते हैं कि अलग-अलग जगहों पे कई लोगों में कि छोटे-छोटे जो सिर का हिस्सा होता है उसमें छोटे-छोटे मस्से होते हैं, उसमें पस जम जाते हैं। वो लोग भी ऐसे ही चल रहे थे जीवन उनका, लेकिन क्या वो भी ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड है या फिर ऐसे ही वो कोई छोटी-मोटी बीमारी है? नहीं, इन्फेक्शन तो हमारे देश में बहुत कॉमन है। 2-3 जो इन्फेक्शन है, जैसे टीबी है, जी टीबी बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। उसका हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं, इंसान ठीक होकर घर जा सकता है, लेकिन समय पर होना चाहिए। एक बार कोई बेहोश हो जाए उसके बाद उसका इलाज करना मुश्किल भी हो जाता है और उसमें फिर उसको वापस से ठीक होकर नॉर्मल लाइफ
जीने में टाइम भी लगता है और बहुत सारी अनिश्चितताएं भी होती है। उसी तरह से एंसेफेलाइटिस है जो ज़्यादातर हमारे यहाँ मच्छर काटने या पानी से होता है, इस तरह के संक्रमण से, वायरस से होता है। उसमें बहुत बहुत हानि होती है। कई बार उसका इलाज ही संभव नहीं हो पाता है। इलाज होता भी है तो उससे पूरी तरह से ढंग से रिकवरी नहीं होती है। लेकिन इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको रोकने का भी प्रयास होना चाहिए, और यदि उसके बावजूद भी किसी को हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट का अच्छा नतीजा हमें मिल सकता है, इसलिए उसका पूरा इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है लोगों का कि वो माइग्रेन से जुड़ी हुई बीमारी होती है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती चली जाती है, फिर वो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर का रूप ले लेती है। क्या ऐसा संभव है क्या, माइग्रेन से ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर? ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर किसी को भी हो सकता है। किसी को भी? किसी को भी हो सकता है। माइग्रेन के पेशेंट को भी हो सकता है। अच्छा। माइग्रेन कैंसर हो गया ऐसा नहीं है, माइग्रेन कैंसर का रूप नहीं ले सकता है। माइग्रेन के पेशेंट को ट्यूमर ज्यादा हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्यूमर या कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। अब जिनको माइग्रेन की समस्या होती है वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 साल 10 साल के बाद, 10 साल पहले स्कैन किया नॉर्मल था, 10 साल के बाद हो सकता है कि उसको ट्यूमर निकल आए, ट्यूमर बनना शुरू हो जाए। तो एक तो अच्छी बात ये होती है कि ऐसे लोगों में ट्यूमर का पता जल्दी चल जाता है, क्योंकि वो बार बार स्कैन करवाते रहते हैं, तो छोटे साइज में पता चल जाता है, तो इलाज करना आसान होता है। ठीक है, तो और लेकिन उसके कारण से लोगों को ये लगता है तनाव लेने से भी कुछ ऐसी चीजें होती है? नहीं, तनाव लेने से कुछ कैंसर वगैरह होने का चांस, ट्यूमर होने का चांस नहीं है, लेकिन तनाव के कारण ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, हो सकती है। तो युवाओं, खास करके आजकल के युवा पीढ़ी कैसे बच सकते हैं कि आप शराब का जिक्र कर रहे हैं, नशा का जिक्र कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नशा बंदी होना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, पूजा पाठ, ये सब जरूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। हर किसी को एक्टिव होना चाहिए, मैक्सिमम जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, बीमारियां चाहे वो ब्रेन की हो या हार्ट की हो कम से कम होगी। और मेन जो जीवन में स्वस्थ रहने का मूल है वह है फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी आदतें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बनता है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने के बाद लंबा जो है खर्चा होता है। कितना आसपास खर्चा होता होगा जो लोग आसानी से डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सके, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के बाद लोग हताश और निराश हो जाते हैं अधिकतर। देखिए, जो खर्च की बात है तो आजकल तो लोग अब जैसे मेरा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ तो हम कम से कम खर्च में 1 से 1.5 लाख तक में ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट करके, उससे भी कम खर्च में लोगों को हमने यहाँ से स्वस्थ करके भेजा है। और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पर 5 लाख 7 लाख से कम में ब्रेन की सर्जरी संभव नहीं है। वैसा भी है, सरकारी अस्पतालों में कम में सर्जरी हो सकता है, लेकिन सर्जरी ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश, और क्या है एग्जैक्टली, कैंसर है या नहीं, इसका पता जरूर करना चाहिए। उसके बाद रेडिएशन और मेडिसिन का खर्च डिपेंडिंग अपॉन क्या हो, क्योंकि जैसे 5-7 लाख रुपया सिर्फ सर्जरी में खर्च हो जाता है बड़े अस्पतालों में, मेरे भी यहाँ कोई आता है तो 1-1.5 लाख रुपया। उसके बाद रेडिएशन में 2.5 लाख से लेकर 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मशीन यूज होता है वो खर्च होता है। फिर मेडिसिन में कई हजार रुपए हर महीने लगता है, और यदि कैंसर होता है तो 1.5 साल से 2.5 साल तक। तो खर्च उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि 1.5 से 2.5 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर में मतलब 5-10 लाख से लेकर के 20-25-30 लाख तक कुछ भी खर्च हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग से जुड़ी बीमारी है, क्या इसकी कोई उम्र सीमा होती है या फिर एक शिशु से लेकर वृद्ध तक ये बीमारियां हो सकती है? किसी भी एज में। कई बार तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर ही ब्रेन से रिलेटेड ट्यूमर्स या इस तरह की चीजें होती है। उम्र के साथ साथ शरीर के दूसरे भागों से भी कैंसर ब्रेन में पहुंचने लगता है, तो
उम्र के साथ साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ती जरूर है। कोई भी कैंसर के होने की संभावना उम्र के साथ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ब्रेन का कैंसर या ऐसे भी कई सारे मैंने खुद थायराइड का ट्यूमर के साथ बच्चा को जन्म लेते हुए देखा है, तीसरे दिन उसकी सर्जरी की है, तो ये सब होता है। क्या ब्रेन ट्यूमर एक बार इलाज कराने के बाद फिर से दोबारा हो सकता है? जो साधारण ट्यूमर यदि कैंसर नहीं है और वह पूरी तरह से यदि निकल गया है तो दोबारा नहीं होगा। यदि थोड़ा मोड़ा बचा भी रह गया है, उसको रेडिएशन से कंट्रोल किया जा सकता है, वो दोबारे नहीं होगा। लेकिन कैंसर यदि है तो दोबारे होगा। चलिए, ये थे डॉक्टर मनीष कुमार, दिल्ली में जाने वाले न्यूरो सर्जन हैं और बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनका साफ कहना है कि यदि ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी यदि कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि किसी झाड़ फूक वाले से। यदि आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।